नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा पेपर है यह है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2024 का। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके फ्रंट पेज की बात करूंगा। जो आपको पेपर मिलेगा वो कुछ इसी तरीके से मिलेगा। तो इसमें जो है आपको जो फ्रंट पेज है इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसका समय है वो 2 घंटे है। और इसमें महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो पूर्णांक हैं वो मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर होंगे। जवाहर नवोदय में भी आपने पेपर दिया, उसमें भी 100 नंबर का होता है, किंतु उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके 80। किंतु यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे बच्चों 100। ये इसमें जो है अंतर है। जवाहर नवोदय में 80 प्रश्न होते हैं और राजीव गांधी में हमारे 100 जो है क्वेश्चंस होते हैं। और कैसे क्वेश्चंस होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ दिशा निर्देश हैं, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले बात कर रहा है, इस प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से 1 से 25 तक हिंदी भाषा और 26 से 50 तक गणित और 51 से लेकर 100 तक मानसिक योग्यता के प्रश्न होंगे। ठीक है। इसके बाद अगला जो विकल्प कह रहा है, प्रश्न पत्र पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे ABCD, और जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा। OMR उत्तर पत्रक के प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए 4 वृत्तों में से केवल उत्तर वृत्त को पूर्णतः काला करें। कैसे करना है? आपको काला करना है। ठीक है। जो आपके अनुसार उस प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प है। ठीक है। इसमें जो आपका उत्तर सही होगा उसको आपको काला करना है। इस तरीके से A, B, C और D, इस तरीके से 4 विकल्प हैं। अब मान लिया इसका अगर आपका B सही है तो आपको क्या काम करना है, B पर इस तरीके से आपको सर्कल करके इस तरीके से इसको बिल्कुल क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है। कैसे कर देना है? ब्लैक कर देना है। तो आपका आंसर वो सही माना जाएगा। इस तरीके से आपको ब्लैक करना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। OMR पत्रक को भरने के लिए आवश्यक निर्देश OMR उत्तर पत्रक के पृष्ठभाग पर अंकित हैं। जो आपकी OMR शीट होगी उसमें जो दिशा निर्देश होंगे उन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है, परीक्षा के उपरांत OMR पत्रक को कक्ष निरीक्षक को सौंप दें, और जो प्रश्न पुस्तिका है जो उसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपके कुछ दिशा निर्देश थे। एक बात और बताता चलता हूँ, इसमें देखो बच्चों, इस तरीके से आपका सील होगी। इसको सील को आपको ओपन करने के लिए इसमें बीच में पेंसिल डाल करके खींच देना है और वो आपकी सील खुल जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम सील कैसे खोलेंगे। अब जो पेपर में सील आ रही है, अभी तक ये एक साइड आती थी, अब 3 साइड आ रही है। एक यहाँ पर आएगी आपको, दूसरी सील आपको यहाँ पर मिलेगी बच्चों देखने के लिए इस कोने पर, और तीसरी सील जो है आपको यहाँ पर सबसे नीचे देखने को मिलेगी यहाँ पर। इस तरीके से 3 सीलें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो पेपर है हमारा किसका है? हिंदी का। हिंदी भाषा में जो पहला प्रश्न है यह हमारा प वर्ण किस वर्ग में आएगा। अब हम एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि प वर्ण किस वर्ग में आएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प वर्ग है, जो प वर्ण है वो हमारा किस वर्ण में आएगा? वो आएगा बच्चों ओष्ठ में। तो जिन्होंने अभी तक उच्चारण स्थान, इन वर्णों के उच्चारण स्थान देखने हैं तो वो नवोदय की क्लास पर जाकर के उच्चारण स्थान वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो प वर्ण, इसका उत्तर का जो विकल्प है वो हो जाएगा हमारा D। अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आम्र शब्द है। अब देखो बच्चों, आम्र जो है, आम्र को हम आम भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता चलता हूँ, इसमें इस तरीके से जो शब्द आते हैं इनको हम तत्सम बोलते हैं। मतलब तत्सम शब्द जो है संस्कृत में जो हमारे प्रयोग किए जाते हैं, वही वर्ण को हम अपने हिंदी भाषा में हमने ले रखा है, वह हमारे तत्सम कहलाते हैं। और थोड़ा बहुत उसका हमने रूप चेंज कर दिया तो वो तद्भव कहलाते हैं। तो आम्र का जो तद्भव होगा वो आम होगा, और आम का जो तत्सम होगा वो होगा आम्र। ठीक है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? A सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, यानी कि विकल्प A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो अगर किसी शब्द के पहले कोई वर्ण अगर जुड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? उपसर्ग। अगर आगे जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उपसर्ग। ठीक है। जैसे मैंने बोला
कपूत, तो कपूत में जो बच्चों शब्द है कपूत, कपूत में जो शब्द है क क्या है हमारा इसमें, क जो है बच्चों हमारा उपसर्ग है। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरा शब्द बोलता हूँ निडर, निडर में जो हमारा शब्द है निडर, निडर में जो शब्द है हमारा नि, ये जो हमारा क्या है उपसर्ग है। तो डर से पहले क्या मतलब लगा हमारे आगे नि। इसी तरह पूत, पूत से पहले क्या लगा क, तो कपूत। तो इससे पहले क्या शब्द लगा हमारा क, तो ये हमारा उपसर्ग हुआ। तो शब्द से पहले लगने वाले जो शब्दांश होते हैं तो उनको हम बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलेंगे, उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 4 का बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा बच्चों पो धन अन, पो धन अन इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है त का उच्चारण स्थान क्या है, तो त का जो उच्चारण स्थान है दंत। दंत क्यों है, क्योंकि त थ द ध, त थ द ध ये जो हमारे वर्ग में आते हैं, त वर्ग में, ये सब दंत वाले शब्द वर्ण होते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। तो त जो है इसमें क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां। निम्न में से विस्मयबोधक चिन्ह लिखा जाता है, तो विस्मयबोधक चिन्ह जो है वो कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। एक आपका पूर्ण विराम इस तरीके से डंडा होगा वन की तरह और नीचे बिंदु लगा होगा। अगर ये पूरा इस तरीके से डंडा है तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम बच्चों पूर्ण विराम। ठीक है, अब सी वाले में इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, ये कॉमा और वो लगा है तो इसको बोलेंगे अर्धविराम। क्या बोलेंगे इसे, अर्धविराम। और जो लास्ट वाला है हमारा डी, इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपको पता ही होगा, तो आपको याद रखना है, ये हमारा विस्मयबोधक चिन्ह, ये पूर्ण विराम, और ये हमारा अर्धविराम, और ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो विकल्प क्या करा, विस्मयबोधक चिन्ह किसे कहेंगे, विकल्प ए को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। आस्तिक का विलोम है, आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक, आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, नास्तिक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। अली अली शब्द का सही अर्थ है, तो अली अली शब्द का सही जो अर्थ है वो होगा बच्चों भौरा या सखी, भौरा या सखी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 10वां। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है, तो जो बहुत बोलता है अर्थात वाचाल, बहुत बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा इसमें, लंबोदर, लंबोदर जो है बहुव्रीहि समास का इसमें उदाहरण होगा, लंबोदर। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कारक है, तो देखो हिमालय से अगर गंगा निकल रही है तो कौन सा कारक होगा इसमें, तो इसमें होगा बच्चों अपादान कारक। अपादान कारक क्यों होगा ये भी आप जानिए, क्योंकि हिमालय से गंगा निकल रही है। मान लिया ये हिमालय है और यहाँ से हमारी इस तरीके से गंगा निकल रही है, तो गंगा क्या हो रही है हिमालय से अलग। जब कोई अगर इसमें शब्द हमारा जो वर्ण है ये अगर अलग के सेंस में आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ को छोड़ रहा है, तो वह हमारा अपादान कारक होगा। तो विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। श्याम सोता है, इस वाक्य में जो सोना शब्द है, सोना ये जो है क्या है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है या सहायक क्रिया है, तो क्या होगी इसमें, कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। क्यों, क्योंकि श्याम क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोते हुए वो काम तो करेगा नहीं, सकर्मक क्रिया नहीं होगी, तो अकर्मक क्रिया इसकी मानी जाएगी। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। 14वां कह रहा है क्रोध इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है, तो क्रोध को क्या कर सकते हैं हम, भाववाचक संज्ञा, यानी कि विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। भाववाचक संज्ञा है क्रोध। ठीक है, जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा।
15वां प्रश्न हमारा व्यंजन के भेद हैं। तो बच्चों व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, त्र किस प्रकार का वर्ण है? तो त्र जो है बच्चों संयुक्त व्यंजन जो है, ये हमारा त्र जो है संयुक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि त्र जो है 2 वर्णों से मिलकर के बना है। किस किस से? एक तो त और दूसरा र। ये जो है हमारे त्र जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? जो 2 वर्णों के मेल से बने। तो 2 वर्णों के मेल से बनना है, एक त और दूसरा र। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां हमारा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब ये ध्यान देखना, हमें नहीं है पूछ रहा बच्चों। तो देखो आप जानते हैं जो सविता है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आदित्य भी हमारा जो है सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड भी। वृंद जो है ये हमारा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये किसका है? दल या समूह का। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 17 का डी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 18वां। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न कह रहा है, 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर होगा, तो 18वें का जो होगा उत्तर होगा संधि। जब हमारा 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या बोलेंगे? संधि कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए मुहावरे कलेजा ठंडा होने के लिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आशय वाला विकल्प चुनिए। तो कलेजा ठंडा होना यानी कि बहुत खुश होना, ये नहीं होगा। फिर मर जाना, ये भी सही नहीं होगा। फिर किसी को कष्ट देना, ये भी सही नहीं होगा। हाँ, संतोष होना यानी कि हमारा कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। ठीक है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा दौड़ा वाक्य में काला शब्द है। तो काला शब्द कैसा है बच्चों? काला शब्द है हमारा विशेषण। क्यों? क्योंकि काला घोड़ा दौड़ा, तो जो घोड़ा है, घोड़े की विशेषता क्या है? काला। काला घोड़ा है ना, तो काला जो है विशेषता बता रहा है घोड़े की कि काला घोड़ा है, तो ये जो है हमारा विशेषण कहलाएगा, यानी कि विकल्प भी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न। अब उससे पहले क्या है हमारा 21 से 25 तक हमें अनुच्छेद दे रखा है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इसके उत्तर कर पाएंगे। तो मैं इसको वीडियो को आप पॉज करके इसे पढ़ लीजिए और उसके बाद इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न, किस देश का अतीत महान और गौरव रहा है? तो किस देश का अतीत रहा है? देखो इसमें लिखा भी होगा, भारत का अतीत महान और गौरव रहा है। तो इसमें जो किस देश का रहा है? भारत का। तो विकल्प कौन सा हमारा इसमें देखेंगे? भारत में। तो भारत जो है ए विकल्प पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं, भारत जन्मदाता है। तो भारत जन्मदाता है शासन का, लोकतंत्र का, विज्ञान का या खेल का? आप देखते हैं इसमें विकल्प, इसमें तो भारत ने क्या दिया है हमारा, इसमें देखो आप ध्यान से पढ़ा होगा आपने, तो लोकतंत्र का जन्मदाता, यहाँ देखो ये लाइन दे रखी है, मतलब यह है कि लोकतंत्र का जन्मदाता भारत है। तो कौन है? भारत। और किसका? लोकतंत्र का। तो विकल्प कौन सा सही होगा इसमें? विकल्प बी। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा उत्तर हमारा बी। अब 23वां प्रश्न देख लेते हैं, कालिदास थे। कालिदास क्या थे? अब देखो इसी विकल्प में आपको देखने को मिलेगा कालिदास कहाँ है इसमें और क्या थे वो। देखो इसमें देखिए कालिदास, यहाँ देखो ये लाइन दे रखी है, वाल्मीकि, कालिदास, भारवी जैसे महाकवि। तो कौन थे? वाल्मीकि और कालिदास और भारवी क्या थे? महाकवि। तो 23वां का उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास थे क्या थे बच्चों? महाकवि। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 24वां देख लेते हैं। 24वां प्रश्न क्या कहता है, अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। तो अहिंसा और सत्य के पुजारी कौन थे? आपने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा ध्यान से। तो इसमें देखो यहाँ लिखा भी है, ये रहा, अहिंसा और सत्य के पुजारी इसी देश में पैदा हुए। कौन कौन? महावीर और बुद्ध। तो महावीर और बुद्ध जो है क्या थे?
अहिंसा और सत्य के पुजारी। अब देखो भारा भी नहीं था इसमें, शंकर नहीं था, कबीर नहीं था, महावीर और बुद्ध, तो बुद्ध था, तो बुद्ध विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, भारत की महान भूमि किसे कहते हैं? तो भारत की महान भूमि किसे कहते हैं? अब देखते हैं, इसमें ये भी होगा। देखो, ऐसी महान भूमि को हम भारत माता कहते हैं। तो भारत की भूमि किसे कहते हैं? भारत माता को। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपके 25 में से कितने उत्तर सही आए, इसका मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अब अगला सेक्शन देखते हैं। गणित के मैथमेटिक्स के पेपर में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 26 है वह क्या कहता है, इसे देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 कह रहा है बच्चों, शून्य है। तो आप जानते हैं शून्य क्या है हमारा? शून्य है हमारी पूर्ण संख्या है। और क्यों है पूर्ण संख्या, ये भी हम आपको बताते हैं। देखो, जो पूर्ण संख्या है वह हमारी 0 से लेकर के और अनंत तक लिखी या पढ़ी जाती है। 0 से लेके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वे हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से लेकर के अनंत तक लिखी या पढ़ी जाती हैं वे हमारी अनंत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्रश्न पूछा शून्य है, तो शून्य क्या हमारा? प्राकृतिक संख्या। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 27वीं की ओर। 27वां प्रश्न है बच्चों, उन सभी अभाज्य संख्याओं जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल है। अब देखो बच्चों, प्रश्न ध्यान से आपने पढ़ा, ये कह रहा है अभाज्य संख्याएं। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो अब हमारी 17 से बड़ी नहीं हो, यानी कि 17 तक की अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 17 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वे होती हैं हमारी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर 3 और फिर 5 और फिर 7, फिर 11 और फिर 13 और फिर 17। ये हमारी संख्याएं क्या होंगी? ये हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। और इनका जब हम टोटल करेंगे तो आप टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 58, यानी कि 58 इसका आंसर आएगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा हमारा? 58 है हमारा विकल्प ए। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग है। तो क्या योग है इनका? तो इसका हम अगर संख्या का लसा निकालेंगे और फिर मसा निकालेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा उन दोनों को हम जोड़ देंगे, लस और मसा को, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं। तो हमने इसके इस तरीके से के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के लिए हमने इसके इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कर दिए। तो देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो लसा आएगा, लसा क्या आएगा हमारा बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। ये मैंने लिख दिया। तो इसका जब हमने लिख दिया तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर एक 2 है और एक यहाँ पर 5 है, एक यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर 5 है। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 5 दूनी 10। और यहाँ का 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 5 दूनी 10। और 3 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 3 9, यानी कि 900 हमारा उत्तर आ जाएगा। मैंने कैसे निकाला? देखो बच्चों, जब भी आपके गुणनखंड में इस तरीके की सिचुएशन हो, 2 गुणा 2 गुणा और फिर 5 गुणा 5, यानी कि 2 बार 2 हो, 2 बार 5 हो। अगर 3 बार 2 है, 3 बार 5 है तो 3 जीरो लगेंगे। ये आपका तरीका है। और जो आपके फिर लास्ट में जो अंक बचेंगे, यानी कि 3 बचा यहाँ पर और 3 बचा, क्योंकि पेयर से पेयर कट गए ना, 0 बन गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो इनका जो पेयर बनेगा उसका गुणनफल यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 3 3 9 हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अब बात करते हैं मौसा की। अब देखो, मैं मासा भी यहीं से निकालूंगा और कैसे निकालूंगा ये आपको दिखाता हूँ। देखो बच्चों, मासा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? मासा निकालने के लिए यहाँ पर आप देखोगे, मासा निकालने के लिए ऐसी कौन सा हमारा ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड जिससे हमने दे रखे हैं, जैसे 2 2 3 3 और 5 5। अब इसमें आपको ये देखना है
कि क्या 2 से ये जो संख्या पूरी पूरी कट गई है। तो 2 से हमारा क्या कटा था, 45 नहीं कटा था, 60 कटा था, पूरे नहीं कटे ना। इस 2 से देखेंगे, दूसरे 2 से, इससे भी 30 कटा था, 45 और 75 नहीं कटा। इस 3 से देखेंगे, अब 3 से देखो, 45 भी कटा था 15 बार, 30 से 15 भी कटा था 5 बार, और 30 से 75 भी कटा था 25 बार। आगे देखते हैं, दूसरे वाले जो 3 से, इस वाले 3 से 15 कटा है, 5 नहीं कटा है, तो ये भी 3 हम नहीं लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। ये 5 भी कटा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। इसका मतलब हमारे जो पूरी पूरी संख्या कटी है, एक तो 3 से कट 3 से पूरी विभाजित हुई है, और एक यहाँ पर 5 से पूरी लाइन विभाजित हुई है। तो हमारा जो मौसो आएगा बच्चों, मौसो आएगा 3 गुणा 5, यानी कि 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15। हमारा मौसो क्या आ जाएगा बच्चों, 15। तो महत्तम समापवर्तक क्या आ गया हमारा, 15, और लौसो क्या आ गया, 900। अगर हम इन दोनों को 900 को और 15 को जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 915। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं 900 में 15 जोड़ूंगा, 900 में 15 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा उत्तर मेरा, 915। यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा, जो कि विकल्प किस में सही है, विकल्प सी में। तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर है 28वें का, वो हो जाएगा उत्तर सी। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा सही हो गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था, अगर जिस बच्चे की समझ में नहीं आए तो वो फिर देख सकता है। जैसे मैंने कहा था, उसका उत्तर आया था हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये हमारा फैक्टर आया था जो 900 निकल के आया था। अब मैंने आपसे कहा, इस तरीके से जब आपकी सिचुएशन हो बच्चों, तो गुणा करने का एक तरीका होता है। देखो, 2 का गुणा आप 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंजे 10, 10 आएगा ना, तो एक जीरो, 10 का जीरो हो जाएगा। फिर 2 का गुणा फिर इसमें दूसरे वाले पेयर में बनाओगे तो 2 पंजे 10, एक जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये बच्चा बस, बाकी तो ये दोनों पेयर क्लियर हो गए ना, 0 0 से। अब बचा 3 3 9, इसको हम आगे रख देंगे, तो 3 3 9, इस तरीके से हमने वो 900 निकाला था। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, यानी खाली जगह है, ये स्टार जो बना रखा है आपने इस तरीके से। और फिर कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है निम्न गणितीय संक्रिया में इस वाली खाली जगह का मान होगा। और खाली जगह यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है। तो देखो बच्चों, इसका एक तरीका है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसको हम विकल्प से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हम 7 रख देते हैं दोनों जगह। ठीक है, तो 7 रखने पर क्या मेरा उत्तर ये आएगा। अब किसे कैसे चेक करूंगा, तो मैं इसका गुणा, जो लास्ट में हमारा जो है 8700 कितना है, यहाँ पर हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम इसे 8000 मान लेते हैं, राउंड फिगर में क्या मान लेते हैं, 8000। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, इस वाली जगह पर यहाँ पर हमारा 7 आएगा। पहला विकल्प हमारा 7 है ना, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो 7 अगर मैं यहाँ करूँगा, 7 का गुणा करूँगा तो 8 7 56, लगभग मेरी संख्या जो 56,000 से ज़्यादा आएगी, जो कि विकल्प में कितना दे रहा है, 43,000। तो ये विकल्प तो मेरा नहीं होगा। फिर अगर मैं यहाँ पर 3 उत्तर मान लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 3 करता हूँ, 3 का गुणा करूँगा तो 8 या 24, तो 24,000 हो जाएगा। तो 24,000 भी नहीं है, 43,000 है, तो ये विकल्प भी मेरा गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पर 9 मान लेता हूँ, यानी कि 9, तो 8 का गुणा 9 में करूँगा, 9 8 72, यानी कि 72,000, तो ये विकल्प भी मेरा गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5। अगर मैं यहाँ पर 5 मान रहा हूँ तो 8 पंजे 40, तो ये 40,000 जो है लगभग इसके बराबर, 43,000 के बराबर है, हो सकता है। अब मैं यहाँ पर 5 मान करके इसे गुणनफल करूँगा। अब देखो, मैंने गुणनफल मान लिया था 8 7, और स्टार की जगह क्या रखूँ, 5, और फिर 5, और फिर यहाँ पर भी मैं 5 करता हूँ। अब इसका गुणनफल करके देखते हैं। तो 5 पंजे 25, हासिल का 2, 5 पंजे 25, 26 27 हासिल का फिर 2, 5 सत्ते 35, और 36 37 हासिल का 3, और 8 पंजे 40 और 3 43, यानी कि 43,775। ये विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसकी ये ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर बताएं, क्योंकि देखो मैंने क्या काम किया था, इनकी जगह मैंने इसको मान लिया था और इससे इसकी तुलना कर दी थी कि इसकी संख्या के बराबर है या नहीं। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 बहुत अच्छा सवाल है। देखो, जिन बच्चों ने हमारा अभी तक नवोदय की क्लास चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लें। और ये वाली जो वीडियो, ये वाला जो सवाल है, इसमें हमारा वीडियो हमने बहुत डिटेल में ये बना रखा है, इसे आप ज़रूर देखें। देखो बच्चों, इसमें क्या प्रश्न कह रहा है, XLIX प्लस LXI
का मान होगा। देखो एक आज आपको भी इसमें ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। देखो आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले आई, फिर वी, फिर एक्स, और फिर एल, फिर सी, और फिर डी, और फिर एम। ये आपको याद करना पड़ेगा। इनके मान होते हैं एक, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 5, और इसका मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, और इसका मतलब होता है 100, और डी का मतलब 500, और एम का मतलब 1000। इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। अब देखो बच्चों, जब भी आपके जैसे v, अगर हम एक को छोड़ दें, एक को हम छोड़ देंगे, v l, सॉरी v के बाद x, और फिर l, और फिर c, और फिर d, और फिर m। अगर इनके आगे आगे अगर कोई सिंबल है, जैसे यहाँ पर v के आगे i है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब है माइनस, ठीक है। अगर आगे है और इधर को है तो प्लस, याद रखना है। अगर आगे है तो माइनस और इधर है तो प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। अब ये माइनस प्लस है क्या, ये भी बताते हैं आपको। अब हमारा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा था कि एक्स एल आई एक्स। अब देखो ये हम एक्स के एक्स किसके आगे है, एल के आगे, तो इसका मतलब है -10, और एल का मान क्या होता है 50, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, आई का मतलब -1, क्योंकि एक्स के आगे है ना, एक्स के आगे तो क्या हो जाएगा -1, और एक्स का मान 10। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो 50 में से आप 10 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 40, क्लियर है। और 10 में से 1 घटा दोगे क्या उत्तर आ जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 49। तो पहले का उत्तर जो आ गया हमारा क्या आ गया 49। समझ में आ गया होगा। जिसकी समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करके जरूर देखें। अगला है हमारा एल एक्स आई, एल एक्स आई। अब देखिए इसके आगे क्या है, एल का मान 50, एक्स का मान 10, और एक्स के आगे क्या है 1, तो +1। तो 50 में 10 जोड़ दो 60, और 60 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 61, 61। और इसका कितना आया था 49। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 61 और 49। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो 6 4 10 11, यानी कि 110 उत्तर आ गया। अब 110 का मान क्या होगा, देखो बच्चों जब भी ऐसा होता है तो हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। 110 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा 100 + 10। अब आप कहोगे सर 100 ही क्यों आपने लिखा है, क्योंकि बच्चों एल सी डी, ये क्या है हमारा, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, और डी का मतलब 500। मतलब कहने का यह है कि जिस फॉर्म में हमारी संख्याएं होंगी उसी फॉर्म में हमें अल्फ़ाबेट भी लिखना है। तो 100 के फॉर्म में अल्फ़ाबेट क्या था हमारा सी, और 10 किसके फॉर्म में आता है, अल्फ़ाबेट किसके फॉर्म में आता है एक्स, तो सी और एक्स यानी कि सी + एक्स यानी कि सी एक्स, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सी एक्स है इसमें है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 31। अब देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है भी। -200 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। अब देखो बच्चों ये क्या करा 100 डिग्री, ठीक है। अब क्या करा अंतर के लिए क्या करेंगे घटाओ, और फिर क्या करें -20, तो कोष्टक लाएंगे -20, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या कैसे होगा, 100 के नीचे 100 रख देंगे। अब देखो माइनस के नीचे माइनस। अब देखो जब भी हम कोष्टक खोलेंगे तो * कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जब कोष्टक हम खोलेंगे लगातार दो चिन्ह आएंगे। अब मैं माइनस और माइनस ऐसे दो चिन्हों को तो नहीं लिख सकता हूँ, तो क्या करूँगा माइनस इंटू माइनस ऐसी तो करूँगा, और फिर 20। अब माइनस में माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 100 प्लस और 20 तो क्या हो जाएगा 120, यानी कि 120, जो कि विकल्प हमारा कौन सा सही है डी। तो विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 31 के बाद 32वां, बहुत अच्छा प्रश्न है। 32 प्रश्न है, स्मृति कथक नृत्य की कक्षाओं के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को जाती है। यदि उसकी प्रत्येक कक्षा 50 मिनट की होती है तो वह 3 सप्ताह में कितने समय कथक नृत्य सीखती है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमसे क्या करा है, वह सप्ताह में कितने दिन जा रही है 3 दिन, ये हमें मालूम हो गया 3 दिन जा रही है। और प्रत्येक कक्षा में 50 मिनट की उसकी क्लास होती है, और 3 सप्ताह में कितने समय कथक करती है। तो हम जानते हैं 1 सप्ताह में कितने दिन कर रही है, वो 1 सप्ताह में कर रही है 3 दिन। तो 3 सप्ताह की बात कर रहा है, तो 3 सप्ताह में कितने दिन करेगी, तो 3 × 3 यानी कि 9, ठीक है। 9 दिन वह क्लास करेगी। अब क्या कर रहा है 9 क्लास करेगी, और एक क्लास का जो समय है वो क्या कह रहा है 50 मिनट। जब
एक क्लास का समय 50 मिनट है, तो 9 क्लास का कितना समय हो जाएगा? तो 9 गुणा 50, यानी कि 9 का गुणा मैं 50 में कर दूंगा तो कितने मिनट हो जाएगा? 9 पंजे 45, यानी कि 450 मिनट। वो 450 मिनट जो है 3 सप्ताह में क्या कर रही है? क्लास कर रही है। तो इसका उत्तर 450 मिनट उत्तर आ जाएगा। जबकि हमारा घंटे और मिनट में उत्तर दिया है, तो हम जानते हैं कि 450 मिनट की बात कर रहा है, और एक घंटे में कितनी मिनट होती है बच्चों? 60। तो इसको हम 60 से भाग कर देंगे, यानी कि 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 6 सत्ते 42, 43 44 45, यानी कि 30 मिनट इसके बच गए। तो यानी कि 7 घंटे और 30 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि विकल्प कौन सा सही है हमारा? ए विकल्प सही है। ठीक है। घंटे 450 मिनट को आप कन्वर्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो 450 मिनट को हम सीधे सीधे करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी कि 7 घंटे तो ये आ गए 420 मिनट के। अब 450 में से आप 420 घटा दो तो कितने मिनट बचे? 30 मिनट। तो 7 घंटे ये हो गए और 30 मिनट ये होगी, तो 7 घंटे 30 मिनट वह नृत्य सीखती है। अगर हमसे मिनट में पूछेगा बच्चों सीधे सीधे, तो 450 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कहता है, रोहित ने बाजार से 3 सही 3/4 किलोग्राम आलू तथा 1 सही 7/8 किलोग्राम प्याज खरीदा। उसने कितना भार, सब्जियों का कुल कितना भार है? तो देखो उसने आलू कितना खरीदा? 3 सही 3/4, और प्याज कितना, आलू कितना खरीदा है? सॉरी, प्याज 1 सही 7/8। तो इनको हम सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले जोड़ने से पहले आपको मिश्र भिन्न को बदलना आना चाहिए। तो कैसे बदलेंगे हम? देखो 3 सही 3/4 को कैसे करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 का गुणा 3 में, और फिर इसमें ऐड कर देंगे। जैसे 4 का गुणा 3 में करें तो कितना आ गया? 12, और 12 में 3 को ऐड कर दो, यानी कि 12 और 3 15। तो 15/4 किलोग्राम उसने आलू खरीदा। और 1 सही 7/8, तो 8 का गुणा 1 में, 8 एकम 8, और 7 इसमें जोड़ दो, 8 7 15, यानी कि 15/8 उसने प्याज खरीदी। अब क्या करा है उसने? कुल कितना भार उसका हुआ? तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। अब कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो 15/4 धन 15/8। अब एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 8। यहाँ आ जाएगा हमारा 30। कैसे आ गया? 4 का भाग 2 में दो, 4 का भाग 8 में दीजिए, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। ठीक है। प्लस 15, तो आ जाएगा हमारा 45/8। तो इसमें 45/8 उत्तर है? नहीं है। तो क्या करेंगे? 8 का भाग फिर 45 में देंगे, सही बना लेंगे। तो 8 पंजे 40, क्या बचा हमारा? 5। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 5 सही 5/8। इसको लिखने का भी तरीका क्या है? पहले इस वाले 5 को लिखेंगे, 5 सही हो गया, फिर 5/8 है इसमें विकल्प। 5 सही 5/8, विकल्प डी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 33 का क्या आ जाएगा? डी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, यदि 12.5 डिवाइड बाई पी बराबर 125, तो पी का मान बताइए। तो देखो बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या काम करेंगे इसमें? 12.5, तो 12.5 भाग का मतलब बट्टे पी, और बराबर क्या करा? 125, ये करा है ना। अब पी का मान पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कैंची का गुणा। इस तरीके से करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए पी का मान, तो 125 का गुणा मैं पी में करूँगा तो क्या हो जाएगा? 125 पी, और फिर पी का मान निकालूंगा तो 12.5, तो क्या हो जाएगा मेरा? 12.5/125 बराबर पी, ये हो गया। अब देखो इस डेसिमल को हटा दो, और यहाँ पर हम या तो 0 बढ़ा दें या गुणा 10 कर दें। ठीक है। अब इसे काट दो तो क्या होता जाएगा? 1, और बट्टे क्या आ जाएगा? 10। 125 से 125 कट गया, बचा 10, तो 1/10 ये उत्तर आ गया। और अगर 1/10 नहीं है तो डेसिमल में, डेसिमल में कैसे आएगा? 1/10 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको एक स्थान के बाद 0 है ना, या 10 है, तो 10 का भाग जब 1 में देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा डेसिमल 1। तो ये हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेसिमल 1 यही है, और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 0.1। विकल्प सी सही उत्तर होगा। 34 का सी। बात करते हैं 35 की। 35 का रहा है संख्या यह है, और इसमें 4 तथा 2 के स्थानीय मान का अंतर। अब देखो बच्चों, इसमें 4 का स्थानीय मान क्या है? देखो जिस हमारी
जो संख्या हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, इकाई हम हमेशा दाएं से बाएं की ओर। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 4 का जो मान है वो होगा हमारा बच्चों 40,000। क्यों होगा? क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है हमारा 10,000 में स्थान बना रहा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 40,000 हो गया। ठीक है। और 2 का स्थानीय मान क्या है? केवल 2। इकाई वाले स्थान पर है ना 0, 2, वैसे भी 2 दिख रहा है, तो यहाँ आ गया 2। अब क्या करा, इनका अंतर अब मैं घटा दूंगा इसमें से, तो यहाँ बचेगा हमारा 8, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ पर 3। तो 39,998, जो कि विकल्प हमारा कौन सा सही है? डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न क्या करा, एक्स का मान बताना है हमें इसमें। तो देखो अभी मैंने इससे ऊपर एक बताया था, इसको बोलते हैं जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो इनका आपस में हम इस तरीके से गुणा कर देते हैं, यानी कि 15 का गुणा 6 में कर देंगे और 18 का गुणा किस में कर देंगे? 15 का गुणा 6 में कर दिया, 18 का गुणा एक्स में, 18 का गुणा एक्स में। तो अब इसको क्या करेंगे, 15 गुणा 6 और बराबर एक्स, और ये जो 18 आ जाएगा इधर नीचे आ जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 18 और 3 × 5 = 15। तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारा 5, जो कि विकल्प कौन सा सही है? सी। 36 का क्या आ जाएगा हमारा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं 37वां। 37 प्रश्न है हमारा 37वां, ध्यान से देखेंगे। 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया जाता है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखो बच्चों, इसको हम फिगर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये हमारा मान लिया एक आयत है, ये आयत है। अब ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका परिमाप दे रखा है पूरा 20 सेंटीमीटर से बनाया गया है। मज़े की बात यह है कि इसमें चौड़ाई बता गई हमारी 4, हमारी क्या है 4 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई है। ठीक है। तो 4 ये होगी, 4 ये होगी, यानी कि 20 में से 8 सेंटीमीटर हम घटा देंगे तो कितना बचा हमारा? 12 सेंटीमीटर ये बचा। ये हमारी क्या है? ये आमने सामने की हमारी भुजाएं, यानी कि ये लंबाई है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो 6 ही होगी, 6 ही होगी। क्यों? देखो 6 दूनी 12, तो 12 ही तो बची थी हमारी, ये जो लंबाई बची थी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि आयत की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। तो तभी हमारा आयत बनेगा। तो 6 ये हो गया, 6 ये हो गया। ठीक है। तो अब हमारे पास 6, 4, 10, 6 और 4, 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारी पूरी परिमाप भी हो रहा है। अब हमसे क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 × 4, यानी कि 6 चौके 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये सिंपल सवाल है, फिगर से हम ड्रॉ करके आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसमें 2 लंबाई धन चौड़ाई यानी कि परिमाप का हम सूत्र लगा करके करेंगे तो उससे भी उत्तर यही आएगा। आप उसे जरूर सॉल्व करके देखें एक बार। सूत्र क्या है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। इसे आप खुद सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप कितना दे रखा है इसमें? 2। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको चौड़ाई के नीचे आप चौड़ाई लिख देंगे, लंबाई आप निकाल लेंगे। जब लंबाई निकल आएगी फिर आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कहता है, अंग्रेजी वर्ण एच में हम कौन सा कोण देख सकते हैं? तो देखो एच हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें ये कोण कौन सा बन रहा है? देखो आप सब जानते हैं इसमें 4 कोण बनेंगे इस तरीके से, और ये सब हमारे क्या होंगे? समकोण होंगे। समकोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री यानी कि एल आकृति में भी इस तरीके से और एच आकृति में भी इस तरीके से ये हमारा समकोण बनेगा। तो विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। 39वां प्रश्न है, सुभाष ने अपने दोस्त से 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले 6 महीने में बराबर किस्तों में हर महीने पैसे वापस करने हैं। प्रत्येक माह उसके द्वारा वापस की जाने वाली धनराशि होगी। तो 1 महीने में वह कितने वापस करेगा, और उसको 6 महीने में क्या करना है? बराबर किस्तों में बराबर उसे पैसे वापस करने हैं। तो क्या करेंगे? इसमें हम 6 का भाग कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे 6 से, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1,598, जो कि विकल्प कौन सा सही हमारा? बी विकल्प सही होगा। इस तरीके से वह 1,598 रुपये हर महीने देगा, तो 6 महीनों में इतने पैसों को चुका देगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। 40वां प्रश्न है, रवि प्रतिदिन एक पुस्तक के 20 प्रश्न पढ़ता है। फरवरी 2024 में उसके द्वारा पढ़े गए प्रश्नों की संख्या। तो देखो बच्चों, अगर हम प्रश्न को ध्यान से देखेंगे
तो अगर कई बच्चे क्या करेंगे 20 गुणा 28 कर देंगे, जैसे ही उन्होंने 20 गुणा 28 किया उनका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वह कह रहा है फरवरी 2024। तो फरवरी 2024 में हमारा ये लीप ईयर है और लीप ईयर में हमारा जो है 29 दिनों का क्या होता है? महीना होता है। तो हम क्या करेंगे 29 का गुणा करेंगे तो 0 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 1 5 यानी कि 580 पृष्ठ वह पड़ेगा, जो कि विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है। तो हम जो है अगर कोई इस तरीके से वृत्त बनाएंगे और इसके बीच में एक केंद्र बिंदु बनाएंगे और इससे होकर किसी जो है जीवा को गुजारेंगे, तो ये गुजरने वाली जो जीवा होगी वह हमारा क्या कहलाएगी? आप देख रहे हैं ये व्यास कहलाएगी। कई बच्चे इसे त्रिज्या भी कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा केंद्र बिंदु ये है। यहाँ से अगर हमारी ये रेखा बनेगी, मैं अभी दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। जबकि क्या करा है? केंद्र से गुजरने वाली जीवा, तो जीवा हमारी क्या होगी? ये होगी, और ये हमारा क्या होगा? व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। तो 42वां प्रश्न देख लेते हैं। 42वां कह रहा है, ध्यान से देखेंगे इसे, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो इसमें प्रथम संख्या का वर्गमूल है। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो, यदि 3 संख्याओं का योग 15 है। अब क्रमागत संख्या क्या होती है? जैसे मैंने पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरी? x+1, और तीसरी संख्या क्या होगी? x+2। अब इनका योग क्या कर रहा है? 15। इनका योग 15 कर रहा है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x+3, और इसको हम क्या करेंगे? 15। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 3x बराबर 15 में से 3 गए तो 12, तो x बराबर क्या होगा? 4। x बराबर क्या होगा हमारा? 4। तो क्या कह रहा है? इनमें प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या होगी? 4, और इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा? बी। तो विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 43वां। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आ रखा है, देखो। 240 का 80%, 400 के 35% से कितना अधिक है? तो आप जानते हैं 240 का क्या करा? 80%। तो 80% निकालने के लिए, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे 100। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें, यानी कि 4 अट्ठे 32 और 8 दूनी 16, 7 18 19, यानी कि 192 तो ये हो गया। और दूसरा 400 का 35%, तो 400 गुणा 35 और बट्टे परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं? अपॉन 100। 0 से 0 कट गए तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 2 4 तिया 12 13 14, यानी कि 140। अभी कह कितना अधिक है? तो 192 में से मैं 140 को क्या काम करूँगा? कम कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा मेरा? 2 और 9 में से 4 की तो 5, यानी कि 52। तो 52 कौन सा उत्तर सही हमारा? इसमें 52 आ रहा है हमारा ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? ए। अगला बढ़ते हैं हम 44। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे। देखो, डेसिमल वाले मैंने बता रखे हैं आपको, जैसे मैंने कहा 2/10, तो इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों? देखो, इस एक को क्या मानोगे आप? डेसिमल। और 0 का क्या मानोगे? एक स्थान, यानी कि एक स्थान पर हमारा 2 है, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल 2। अगर मेरा ये होता 2/100, तो क्या उत्तर आता मेरा? एक का मतलब क्या हो गया? डेसिमल, और 2 0 का मतलब 2 स्थान। अब ये इकाई वाले स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, इधर से हम शुरू करते हैं ना, तो ये वाला जो पहला स्थान है 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारा खाली जगह, यानी खाली जगह का हम 0 भर देंगे, तो हो जाएगा डेसिमल 02। ऐसे ही इसी प्रकार अगर मैं 2/1000 करूँगा तो क्या उत्तर आएगा मेरा? तो एक की जगह क्या करेंगे? डेसिमल, और तीन तीन जीरो की जगह 3 स्थान, 1 2 3। अब जो ये लास्ट वाला यहाँ पर 2 आ जाएगा, बाकी जगह 0 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आप देखेंगे, तो इस 2 का तो 2 रहेगा, फिर डेसिमल, इसके स्थान पर क्या आएगा? डेसिमल 2, और फिर क्या आएगा? डेसिमल 02, यानी कि डेसिमल 02। अगर मैं यहाँ जोड़ूंगा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, और तीसरे का मान क्या आ जाएगा? डेसिमल 002, तो इसको यहाँ रख देंगे, तो उत्तर आ जाएगा हमारा डेसिमल 222, यानी कि विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा 44 का। आगे बढ़ते हैं 45 की ओर। एक संख्या का आधा 45, यानी कि कोई संख्या है हमारी x, और इसका आधा कितना कह रहा है? 45। ठीक है, तो उस संख्या का 1/3 होगा। तो ये x बराबर, यानी कि संख्या हमारी क्या हो जाएगी? इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 45 दूनी 90, संख्या होगी हमारी 90,
और इसका क्या करा 1/3, तो 90 का 1/3 यानी कि 1/3 कितना हो जाएगा, 3×3 यानी कि 30, तो 1/3 कितना हो जाएगा 30। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, इसमें विकल्प हो जाएगा हमारा सी, 45 का क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 60 मीटर परिमाप वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो और परिमाप क्या है हमारा 60, तो भुजा क्या हो जाएगी इसकी 60/4, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो भुजा कितनी आ गई हमारी 15। अब क्या कह रहा है हमसे, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमारे पास वर्गाकार यानी कि वर्गाकार जो उसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का हमारी क्या है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, 225 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न है। तो हम जानते हैं सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, जैसे ये हमारी एक रोटी है, इसके हम 2 टुकड़े कर रहे हैं, ये एक रोटी है, इसके कितने टुकड़े कर रहे हैं हम 3 टुकड़े कर रहे हैं, ये रोटी है, इसके कितने टुकड़े कर रहे हैं हम 4 टुकड़े कर रहे हैं, और ये एक रोटी है, इसके कितने टुकड़े कर रहे हैं हम 5 टुकड़े कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो अब ये कह रहा है सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी 1/5, विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है 2 का भाग मैं 1 में दूं, यानी कि डेसिमल लगाया 0, 2 पंजे 10, इसका उत्तर आएगा डेसिमल 5। फिर ऐसे ही 3 का भाग मैं 1 में दूं, यानी कि 3 का भाग डेसिमल में 3 तिया 9, यानी कि हमारा डेसिमल 3 आ जाएगा। फिर 4 का भाग मैं 1 में दूं तो क्या आ जाएगा डेसिमल 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, डेसिमल 25, और इसका भाग दूंगा मैं 5 का भाग 1 में दूंगा तो डेसिमल 5 दूनी 10, यानी कि डेसिमल 2। तो विकल्प वैसे भी हमारा इसमें डी ही उत्तर आएगा। तो दोनों तरीकों में से आप जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप एडॉप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। 4 अंकों की सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है 1 1 0 2 0 3 0, यानी कि 1000 होगी 4 अंकों की संख्या। और 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9 और 9। अब क्या करा है इनका अंतर के लिए हम घटा देंगे, तो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0 और 9, ठीक है। तो क्या उत्तर आ गया हमारा 901, 48 का क्या उत्तर आ जाएगा हमारा 901, यानी कि विकल्प ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 49 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है भी। 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी कि PRT × 100। तो P कितना हमारा मूलधन कितना 12,000 गुणा ब्याज कितना है 5% और दर कितनी है समय कितना है 3/100। अब इन्हें हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे। अब देखो 1 0 12 पंजे 60 का 0 6 6 3 18, यानी कि 1800 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा 49 का ए। लास्ट सवाल है मैथ का 50। एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, सबसे छोटा कोण होगा। तो देखो बच्चों आप जानते हैं कि जो जैसे हमारा त्रिभुज है इसके तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो इसे याद कर लेंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों का तीनों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। अब हमसे कह रहा है यदि इसमें से एक कोण हमारा सबसे छोटा कोण क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको पहले को मान लेंगे x, दूसरे को 2x और तीसरे को 3x। इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग है 180। अब इन्हें जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 1 6, 6x बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 3 18, यानी कि 30 अंश। तो पहला कोण क्या आएगा हमारा 30 अंश, दूसरा 60 अंश और तीसरा क्या आएगा 3 3 9 90 अंश। तो इस तरीके से जो हमसे छोटा पूछा है तो छोटा कोण हो जाएगा हमारा 30 अंश, यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आई होप आपको मैथ्स के जो सवाल हैं सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की ओर या अगले भाग की ओर, मानसिक योग्यता।
अब चलते हैं मानसिक योग्यता की ओर। तो मानसिक योग्यता में प्रश्न संख्या 51 है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान को हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI के नाम से भी जानते हैं। यह स्थित है बच्चों देहरादून में, यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कई बच्चे क्या काम करेंगे, सुमेलित है करके किसी एक पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जबकि क्या करें सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, इसमें एक हमारा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें, कुंभ नगरी देहरादून। कुंभ नगरी कहाँ है हमारा, हरिद्वार में, याद रखना है आपको, देहरादून नहीं है हरिद्वार है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। एक बात और मैं बताता चलूँ इसमें, इनको भी आप याद कर लेंगे कि पहाड़ों की रानी क्या है, मसूरी, सरोवर नगरी नैनीताल, योग नगरी ऋषिकेश। अगला है हमारा 53, निम्नांकित में से किस जिले में अस्कोट वन्य अभ्यारण्य स्थित है। तो अस्कोट वन्य अभ्यारण्य हमारा कहाँ स्थित है बच्चों, पिथौरागढ़ में स्थित है, विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगला बढ़ते हैं 54वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नहीं कह रहा है बच्चों, तो कौन सा इसमें नहीं है, गिरि नेशनल पार्क। बाकी ये तीनों जो है हमारे उत्तराखंड में है। गिरि नेशनल पार्क ये कहाँ पर हमारा, गुजरात में। तो गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात यहाँ पर ये स्थित है गिरि नेशनल पार्क, और ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, शेरों के लिए। आगा है अगला प्रश्न है हमारा 55वां, विश्व सांस्कृतिक धरोहर रम्माण का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में होता है। तो किस जनपद में होता है, ये चमोली जनपद में होता है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 56वां हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो बच्चों इसमें नहीं है ज़्यादा है, आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, पहुंची और कान। पहुंची कहाँ पहनी जाती है, हाथ में, ना कि कान में, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी सब हमारे सुमेलित हैं। अगला है उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा की जो सीटों की संख्या है बच्चों वह है हमारी 5 हमारी लोकसभा की उत्तराखंड से सीट है। अगला है हमारा प्रश्न, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है। तो वंदना कटारिया जो है हॉकी जो है प्लेयर है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है बच्चों, 5 जून को मनाया जाता है, विकल्प क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, रतौंधी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है बच्चों वह हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न हमारा 61वां। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, इनके पहले निर्देश पढ़ ले रहे हैं तब हमारे सवाल समझ में आएंगे। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान है, परंतु एक विकल्प क्या है, भिन्न है, और भिन्न को हमें चुनना है। देखो 3 किसी न किसी प्रकार सही हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न और गीजर, ये क्या है, तीनों जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। और मशीन क्या है, कोई उपकरण नहीं है, मशीन कुछ भी हो सकती है, हाथ की मशीन हो सकती है, ठीक है। तो मशीन इसमें से अलग होगा, यानी कि विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है हमारा वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज और बेसबॉल। तो इसमें कौन सा होगा, शतरंज। क्यों, क्योंकि सब ये क्या है हमारे, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल क्या है, हमारे बॉल से खेले जाने वाले खेल हैं, और दूसरा आउटफील्ड, और जबकि ये इनफील्ड, मतलब किसी कमरे में बैठ कर के हम इन्हें खेल सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा 63, दिसंबर, अप्रैल, मार्च और जनवरी। अब इसमें से कौन सा भिन्न होगा बच्चों, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31, अप्रैल में कितने होते हैं, 30, मार्च में 31 और जनवरी में भी 31। तो कौन सा भिन्न हुआ, अप्रैल। तो विकल्प 20 का उत्तर सही हो जाएगा। अगला है हमारा दही, मक्खन, घी और तेल। अब इसमें देखो ये भी दही दूध से बनना है, मक्खन भी दूध से बन जाएगा, और घी भी, और तेल के लिए क्या है, हमें किसी पर्टिकुलर पेड़ की ज़रूरत होगी, जैसे सरसों का तेल चाहिए, तिल का पेड़ चाहिए, तिल का तेल चाहिए, तो ये हमें पेड़ों की ज़रूरत होगी, जबकि ये हमारे दूध से सभी तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65, देहरादून, इंदौर, रांची और रायपुर। अब ध्यान से आप देखेंगे तो 65 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 65 का उत्तर होगा बी। और क्यों होगा ये भी बताते हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, रांची हमारी कहाँ की राजधानी है, रायपुर कहाँ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की, और रांची झारखंड की। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारी राजधानी है, जबकि ये क्या है हमारा, एक ये शहर है, ठीक है। इंदौर जो है हमारा शहर है। अगला है हमारा 66वां प्रश्न,
66वें प्रश्न को पढ़ने से पहले इसके हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो देख लेते हैं 66वां प्रश्न। तो घड़ी क्या बताती है? हमें समय बताती है। तो थर्मामीटर क्या बताता है बच्चों? हमें तापमान बताता है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गाजर जो है क्या होता है? गाजर जड़, यानी कि गाजर का संबंध जो जड़ से है, तो पपीते का जो संबंध होगा वो किससे होगा? 67 का क्या हो जाएगा इसका? फल। गाजर हमें जड़ से प्राप्त होती है, तो पपीता फल से प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि जड़ से नहीं होगा, तने से नहीं होगा, फूल से नहीं होगा, तो किससे होगा? फल से। अगला है हमारा, पंजा बिल्ली का होता है, खुर किसका होता है? खुर होता है हमारा ए, यानी कि घोड़े का खुर होता है, ठीक है। याद रखना, हूप जिसे बोलते हैं, हूप। अगला है हमारा, तारा सूर्य है, उपग्रह क्या है? उपग्रह अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने ये बता भी रखा आपको, तो 69 का क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा। उपग्रह चंद्रमा, किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। शुक्र, मंगल और पृथ्वी हमारे क्या हैं? ये हमारे ग्रह हैं तीनों। और जबकि चंद्रमा क्या है? हमारा उपग्रह। और किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। अगला है हमारा 70वां प्रश्न, ऋषिकेश, गंगा, श्रीनगर। तो श्रीनगर क्या होगा इसमें? श्रीनगर होगा इसमें अलकनंदा। जिस तरीके से ऋषिकेश जो है गंगा के किनारे स्थित है, ऐसी श्रीनगर किसके किनारे स्थित है? अलकनंदा के। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 71वां प्रश्न। इसके लिए हमें निर्देश पढ़ने पड़ेंगे, तो निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 71 से 75, निम्न प्रश्नों में से एक श्रृंखला दी है, श्रृंखला के अगले पद को चयन करके विकल्पों में से कीजिए। तो अगला जो विकल्प आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा? इस विकल्पों में से हमें चयन करना है। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, ये 100 किसका वर्ग है? 10 का स्क्वायर, 10 गुणा 10 100, ये 11 का, 12 का, 13, 14, 15 और अगला 16 का वर्ग क्या होगा? 256, यानी कि सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो बच्चों, पहला जो है ये 100 जो है 10 का स्क्वायर है, ये 11 का है, ये 12 का है, इसी तरीके से ये 15 का है। 15 के बाद क्या आएगा हमारा? 16 का स्क्वायर होता है, क्या होता है? 256। तो इसका उत्तर हो जाएगा 71 का सी। अब 72वां प्रश्न देख ले रहे हैं। 72वां प्रश्न क्या कह रहा है? 81, 64, 49, 36 और 25। तो अगला क्या आएगा हमारा? अगला आएगा हमारा विकल्प बी, यानी कि 16। क्यों आएगा? देखिए, 81 किसका है? 9 का, ये 8 का, फिर 7, 6, 5 और 5 के बाद किसका आएगा? फिर 4 का। मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 चौके 16। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 73 का क्या होगा? 12, 13, 15, 18 और 22। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब इसमें देखेंगे 12 में 1 जोड़ दिया तो 13, 13 में 2 जोड़ दिए 15, फिर 3 जोड़ दिए 15 में 18, 18 में 4 जोड़ दिए तो 22, और 22 में फिर 4 के बाद कितने जोड़ोगे? 5, 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 22 और 5 27, यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 का ए विकल्प आएगा। अगला बढ़ते हैं 74 की ओर। 12, 17, 27, 42 और 62। अब अगला क्या आएगा इसमें? देखते हैं इसमें। देखिए, 12 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 17, 12, 5, 17, फिर 17 में 10 जोड़ दिया, फिर 10 में 27 में फिर क्या कर देंगे? 15 जोड़ देंगे, फिर 42 में 20 जोड़ दिए, और फिर 62 में हमने 25 जोड़ दिए। मतलब इसमें कहने का है, इसमें देखो 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25, इस तरीके से इसने जोड़ रखा है, और 5 का पहाड़ा इसमें ऐड कर रखा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, फिर 20, फिर 25, इस तरीके से इसने सीरीज बना रखी है, और इसके अनुसार हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 87, जो कि विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 75वां। 75, 15, 25, 5 और 15। अब अगला उत्तर क्या आएगा? देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये सीरीज बन रही है हमारी। इसमें 75, यानी कि 75 का अगर मैं 5 का भाग दे दूंगा तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा? 15 आ गया। फिर 15 में मैं 10 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? 25। फिर 25 में 5 का भाग दे दूंगा तो क्या उत्तर आ जाएगा? 5। फिर 5 में 10 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15। और फिर 15 में किसका भाग दूंगा? मैं 5 का। तो 5 का जब भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? 15 भागा 5 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा
15 का भाग 5 मांगने 5 दिया 15, यानी कि उत्तर आ जाएगा हमारा 3। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 76वां। 76वां प्रश्न कहता है अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। तो बच्चों आपको मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले अंग्रेजी का जो शब्दकोश ये कहता है कि ए बी सी डी इस तरीके से हमें अपने अल्फ़ाबेट को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपने देखा भी होगा। तो अब इसमें सबसे पहले हमारा जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखिए इसमें हम मान लेते हैं पहले जो आ रहा है पी, तो इसमें चारों में पी है। फिर दूसरे नंबर पर आर है, तो सभी में आर है। दूसरे पर आर बिल्कुल ठीक है, ये आर हो गया। तीसरे पर क्या हमारा ई है, तीसरे पर हमारा ई है, जबकि दूसरे पर दूसरा आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आ रहा है पी आर ए। तो पहले पर जो आएगा 2 नंबर हमारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि सबसे पहले पी आर ए आ गया। ए का मतलब क्या हो जाएगा? जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आएगा वह हमारा क्या होगा? सबसे पहले आएगा, यानी कि पी आर ए सबसे पहले आएगा। अगला हम बढ़ते हैं, पी आर ए के बाद क्या आएगा? पी आर ई। फिर तीनों हमारे 1 3 और 4 जो है पी आर ई आ रहा है। फिर ए पी आर ई, फिर ए आ गया, यानी कि दूसरा विकल्प हमारा आ गया 1, जो ये वाला पी आर ई ए, पी आर ई ए, ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, यानी कि 2 फिर 1, यानी कि विकल्प ए और बी हमारे सही हैं, यानी कि सी और डी हमारे विकल्प इसमें नहीं हो सकते। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं अब कौन सा सही आएगा हमारा। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? पी आर ई सी, पी आर ई सी, फिर है पी आर ई सी ई, तो पी आर ई सी ई और फिर है आई। तो पहले क्या आएगा? ई आएगा, आई आएगा, ई आएगा। तो ई का मतलब 4 नंबर फिर आ जाएगा, और फिर हमारा लास्ट में 3 नंबर बचा, वो लास्ट में आएगा। तो 2 1 4 3। तो कौन सा विकल्प बना हमारा? ए वाला विकल्प बना 2 1 4 3। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भी। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में भाज्य संख्या है? अब देखो बच्चों, भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी कट जाएं। तो अब देखेंगे ध्यान से। तो 8, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? 8 को आइडेंटिफाई कर लेंगे। 8 हमारे कहाँ कहाँ पर है? एक 8 यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा हमारा 8 यहाँ पर है, पाँचवा 8 यहाँ पर है, और 6 8 यहाँ पर है, और 7वां 8 यहाँ पर है। कुल 7 इसमें 8 दिए गए। अब इसमें से हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि ऐसे 8 का हमें गणना करनी है जो जिसके आगे और पीछे क्या हो? भाज्य संख्या हो। ठीक आगे ये लिखा भी है पहले तथा बाद में क्या हो? भाज्य संख्या हो। तो देखो इसमें जो पहला हमारा पेयर बनना है, इसमें जो है पहले 8 में भाज्य संख्या नहीं है, 5 भाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो दूसरा 8 है ये वाला, इसमें हमारा ठीक है, 9 भी है भाज्य संख्या और 4 भी है। फिर तीसरा जो है 4 भी भाज्य संख्या है और 6 भी भाज्य संख्या है, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। फिर तीसरे 8 में 9 भी भाज्य संख्या है और इसके पीछे भी 9 है, तो ये भी भाज्य संख्या ठीक है। फिर इसमें 9 भाज्य संख्या है और 5 भाज्य संख्या है, जो कि ये गलत है, तो ये भी नहीं हमारा होगा। फिर इस 8 में देखेंगे, इस 8 में हमारा ये भी 8 में नहीं होगा क्योंकि इसके आगे 5 आ गया, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं हुई। फिर ये भी हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऐसे हमारे कितने 8 हो रहे हैं जिनके आगे भाज्य संख्या है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो 4 हमारे पास ऐसे 8 निकल के आए, जो कि विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? डी सही होगा। तो 77 का क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। तो अब 78 की ओर बढ़ते हैं। 78 कहता है बच्चों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को 514, KEN को 614 लिखा जाता है तो ENK को लिखा जाएगा। तो 78 में हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है बी। और कैसे आ रहा है ये देख लेंगे आप। TEN को 514, KEN को 614 और ENK, ये पूछा है हमसे ENK, तो ENK, तो E का मतलब 1 हो गया, यहाँ 1 लिख दिया हमने, और N का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया, और K का मतलब 6 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो 146, तो 146 किस में आ रहा है? हमारा विकल्प बी में आ रहा है, तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
यदि 79 यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में TEAM को MAET लिखा जाता है तो HEAR को लिखा जाएगा। अब देखेंगे आप ध्यान से, तो M को इसने क्या काम करा है, पहले लिख दिया है, फिर A को दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर E को और चौथे नंबर पर T को। तो कहने का मतलब यह है इसने इस संख्या को उलट दिया है ना। तो हम भी इसको उलट देंगे, यानी कि R का क्या हो जाएगा, HER का R पहले आ जाएगा, A फिर दूसरे नंबर पर, E तीसरे नंबर पर और H जो है अंत में आएगा। तो RAEH जो कि विकल्प सी हमारा सही होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा 80 देख लेते हैं। यदि 1 बराबर A, 2 बराबर B, 3 बराबर C, 4 बराबर D तथा 5 बराबर E हो तो 4 2 1 3 5 को लिखा जाएगा। अब देखो बच्चों, 4 2 1 3 5 पूछा है। तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा D, और 2 का मतलब B, 1 का मतलब A, 3 का मतलब C और 5 का मतलब E, यानी कि DBACE, DBACE, यानी कि हमारा विकल्प कौन सा सही हो रहा है इसमें, डी विकल्प सही हो रहा है, DBACE। हमें ए से लेकर जेड तक उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर ए का मान हमारा 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, तो इस क्रम में हमारा ये विकल्प सही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 81। अब 81 में क्या कह रहा है, निम्न प्रश्नों में बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं और चौथी आकृति के समान एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। उत्तराकृति में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए पैटर्न को जारी रखे। तो देखेंगे अब ध्यान से, अब इसमें कौन सा हमारा पैटर्न सही आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पर हमारा क्रॉस है, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, दूसरे पर यहाँ पर भी हमारा मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसने क्या काम किया है, इसी प्रकार इसमें हमारा इसमें जो व्रत है उसको हटा दिया है। इस वाले चिन्ह में जो इसमें 5 संख्याएं थी, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर हमारी 5 संख्याएं इस वाले चित्र में, इसमें 4 रह गई हैं, इसमें 3 रह गई हैं, इसमें कितनी रह जाएंगी, 2। अब इसने हटाया कैसे, ये क्रम हमें देखना है। सबसे पहले इसने 0 इसको हटाया है, फिर पहले चित्र में इसने 0 हटा दिया, फिर दूसरे चित्र में क्या हटाया इसने, दूसरे चित्र में ये वाला क्रॉस हटा दिया है, ठीक है। अब तीसरे चित्र में क्या हटाएगा, तीसरे चित्र में ये प्लस वाला चिन्ह को हटाना चाहिए, यानी कि भाग का और माइनस का चिन्ह इसमें आना चाहिए, जो कि विकल्प बी हमारा सही होना चाहिए। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही इसमें उत्तर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो पहले पर इसने क्या हटाया, ये वाला चिन्ह, दूसरे पर ये वाला चिन्ह, तीसरे पर इसने ये वाला चिन्ह हटा दिया है। तो हमारा विकल्प बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 82 हमारा कह रहा है, 82 हमारा कह रहा है, इसमें देखिए 2 चित्र हैं, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है। अब इसमें कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो देखेंगे इसमें भी 5 हैं, इसमें 4 हैं, ये गलत हो गया, इसमें 5 है, ये सही है, और ये 3 है, ये गलत है। तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब इसमें भी हम क्रम देख लेते हैं, तो इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। और क्यों होगा ये भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें देखो बच्चों, सभी में इस तरीके से सिंबल बना करके इसने सभी में 3 टांगें दे रखी हैं नीचे, है ना। अब इसमें 3 टांगें तो हैं, और दूसरा जो विकल्प आ रहा है हमारा, इसमें 2 टांगें हैं, इसमें इस तरीके से 2 पैर हैं, तो इसमें एक ही पैर है, तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा, विकल्प सी हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 83 83 का जो विकल्प आएगा हमारा, देखिए क्या आएगा, 83 का जो आएगा हमारा उत्तर वो आएगा बच्चों ए। और ए क्यों आएगा ये भी हम बता देते हैं। देखो इसमें कितने हैं, 3, इसमें 3.5, इसमें 4, अगले में कितने आएंगे, 4.5। तो इसमें देखो 4.5 जब आएंगे तो इसमें भी 4.5 आ रहे हैं, और इसमें भी 4.5 आ रहे हैं, और इसमें भी 4.5 आ रहे हैं, मगर ए ही क्यों सही है, क्योंकि आप जब ध्यान से देखेंगे, इसमें जब दूसरा विकल्प लिया गया था ये वाला, तो इसमें नीचे से इस तरीके से लाइन बना रखी है, तो जो अगला 4.5 बनेगा तो उसमें भी हमारे नीचे से लाइन जाएगी, जो कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। तो विकल्प ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84 का विकल्प ध्यान से देखेंगे
तो इसमें क्या बनेगा हमारा 84 का जो बनेगा वो बनेगा बच्चों ए। और ए क्यों बनेगा ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें इसके एक भी हाथ नहीं है, इसमें एक हाथ ये आ गया, दूसरे हाथ दो हाथ आ गए। अब इसमें एक हाथ और नीचे, ये पैर, ये एक पैर का है, एक पैर और नीचे को आ जाएगा। तो तीन इसमें जो है लाइनें इस तरीके से नीचे वाले वृत्त में बनेंगी, जो कि इस तरीके से इसमें दर्शा रखा है। तो विकल्प ए इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला देख लेते हैं। अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें बीच में पॉइंट इसमें दर्शा रखा है, जबकि इसमें बीच में कहीं भी इस तरीके से डार्क सर्कल नहीं है, इसलिए ये उत्तर नहीं हमारा होगा। अगला देखते हैं 85। 85 में हमारा जो विकल्प होगा वो होगा बच्चों बी। अब बी क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें कितनी लाइन है, इसमें तीन, इसमें सॉरी दो लाइन में, फिर इसमें एक ट्रायंगल बन गया। अब इसमें कितनी लाइनें हो गई, चार। तो अगला जो होगा हमारा कितनी बनेंगी, पाँच। एक दो तीन चार और एक पाँच। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पेंटागन यानी कि पंचभुज बनेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 86। उससे पहले कुछ दिशा निर्देश इन्हें पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में चार आकृतियां दी गई हैं, उनमें से तीन किसी न किसी रूप से समान है किंतु एक भिन्न है, उसे चुनिए। तो देखेंगे आप 86 में पहला प्रश्न जो है वो कौन सी भिन्न आकृति हमारी, वो है हमारी भिन्न आकृति 86 का बी। और बी क्यों है आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे इसमें षटभुज के अंदर पांच पंचभुज दे रखा है, इसमें पंचभुज के अंदर चतुर्भुज और इसमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, जबकि इसमें त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज। इसमें आकृति को क्या कर रखा है, कम से ज़्यादा की ओर कर रखा है, जबकि और आकृतियों में बड़ी भुजा वाली आकृति बाहर है और अंदर छोटी भुजा वाली है। इसमें उल्टा हो रखा है, छोटी भुजा वाली आकृति हमारी बाहर है जिसमें संख्या 3 है और इसमें संख्या कितनी है, 4 भुजा वाली है। तो ये हमारी आकृति गलत है, ये अलग है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में 87 में जो हमारा विकल्प होगा वो होगा डी। और डी क्यों होगा ये भी बता देते हैं आपको। देखो इसमें दो, इसने साइड क्या कर रखी है, कलर कर रखी है, ये भी दो साइडें कर रखी हैं, यहाँ भी दो साइड, जबकि यहाँ पर कितनी साइडें कर रखी हैं इसने, 3। तो ये अलग आकृति हमें दिखाई दे रही है। अगला देखते हैं 88। 88 में हमारा कौन सा सही होगा, 88 में हमारा बी विकल्प सही होगा। क्यों होगा ये भी देखते हैं। देखो इसमें बीच में इसने क्या छोड़ रखा है, गैप दे रखा है, खाली छोड़ रखा है, तीर को पूरा पार नहीं करा रखा। इसी प्रकार इस आकृति में भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, जबकि बी वाली आकृति में पूरा इसने क्या कर रखा है, कट कर रखा है, बीच से हाफ काट रखा है। तो इसीलिए ये हमारी आकृति अलग दिखाई दे रही है। अब अगला देखते हैं 89। 89 का देखेंगे तो इसका विकल्प जो होगा हमारा वो होगा सी। और ये सी क्यों होगा ये भी देखते हैं। इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस तरीके से ये आकृति हमारी बन रही है, इसमें इस तरीके से आकृति बन रही है। बी में भी हमारी इस तरीके से बन रही है जेट टाइप में, इसी प्रकार से इसमें भी इस तरीके से हमारी आकृति बन रही है जेट टाइप में। जबकि इसमें किसी भी इस वाली जो हम रेखा खींच रहे हैं इसमें एक ही साइड में एल टाइप में बना रखा है, दूसरी साइड में कोई इस तरीके की आकृति नहीं दर्शा रखी, इसीलिए हमारी आकृति इस और आकृतियों से, 3 आकृतियों से भिन्न है। तो विकल्प इस सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भिन्न आकृति होगी। अगला है 90वां प्रश्न। 90वें प्रश्न में जो आकृति है हमारी साफ साफ दिख रहा है सभी को, डी आकृति होगी। बाकी सभी भुजाएं हमारी क्या हैं, ट्राइंगल हैं, जबकि जो चौथी भुजा है ये क्या हमारी आयत है। तो ये आकृति हमारी इन 3 आकृतियों से अलग है। अगला देखते हैं 91 यानी कि 91वां प्रश्न। इसके लिए दिशा निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति है तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां हैं। समस्या आकृति के सामने आकृति को उत्तर आकृति में चुनिए। अब देखिए इसमें हमें आकृति को, ये समस्या आकृति है और ये हमारी इधर उत्तर आकृति है, इसमें हमें इसमें से चुनना है। तो कैसे चुनेंगे देखते हैं। तो इसमें जो आकृति हमारी वो होगी सी। और सी क्यों होगी, देखिए एरो बिल्कुल एज इट इज है, ये जो वाई जैसा आकृति बननी है यहाँ पर है, और ये जो हमारा एक जो हमारा ये है सर्कल, डार्क सर्कल बनना है इस तरीके से लाइन पर, ये बिल्कुल इसको फुलफिल कर रहा है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 92 में जो आकृति बनेगी वो बनेगी हमारी बच्चों आकृति डी। और डी क्यों बनेगी, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ पर इसने स्क्वायर बना रखा है और यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल बना रखा है। तो ये आकृति जो है इसमें आकृति में हमें देखने को मिल रही है। तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला है हमारा 93। 93 का जो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आकृति हमारी कौन सी होगी, ये होगी बच्चों सी। बिल्कुल एज इट इज हमारी आकृति से सी से मैच हो रही है। ठीक है, कई बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो गलतियां हो सकती हैं। अभी देखो जैसे बी आकृति हमारी मिल रही है, मगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में जो हमारे ट्रायंगल है ये क्या है, खाली है, और जबकि ये क्या है, डार्क हो रखा है, तो ये इसलिए आकृति नहीं होगी। सी आकृति इसकी हमारी बिल्कुल सही होगी। तो 93 का क्या हो जाएगा, सी। 94 का क्या होगा हमारा आंसर, 94 का होगा बच्चों डी। बिल्कुल ऐसी आकृति इसमें हमें समाहित हो रही है, ऐसी दिख रही है। अगला प्रश्न है हमारा 95। तो 95 का क्या होगा आंसर, 95 का आप ध्यान से देखेंगे तो 95 का आंसर होगा ए। एक क्यों होगा, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज आकृति हमारी इससे मैच हो रही है। जैसे जेड बना है, ये फिलिंग द, जो यहाँ पर ये स्क्वायर बना है, यहाँ भी स्क्वायर है, और इस तरीके से जो लाइन दे रखी है पीछे को, इसने बैक लाइन दे रखी है। बाकी आकृति हमारी इससे भिन्न है, तो ए इसका विकल्प सही हो जाएगा। 96, अब इसके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में समस्या आकृतियाँ दी गई हैं जिनका एक भाग अपूर्ण है। उत्तराकृति में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और समस्या आकृति को पूरा करता हो। तो देखते हैं अब कौन सी आकृति को पूरा कर रहा है। तो 96 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा बिल्कुल सही उत्तर बी। 96 का उत्तर हो जाएगा बी। और बी क्यों होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो बी जो है हमारा बिल्कुल इससे मैच हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 97 में जो आकृति है वो किसको फुलफिल करेगी। 97 का हमारा हो जाएगा आंसर डी, जो कि इसको बिल्कुल फुलफिल करेगा। अगला हमारा 98 का जो आंसर होगा वो होगा बच्चों ए, बिल्कुल इससे मैच हो रहा है। इसी प्रकार 99 को देखते हैं। 99 का जो मैच हो रहा है वो रहा हमारा विकल्प डी। और 100 वाला लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि हमारा इसका आंसर हो रहा है बिल्कुल सी। तो इस तरीके से आप इनको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप नवोदय क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।